वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर लाया हूँ। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने अपलोड कर चुका हूँ और आप यूट्यूब चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया था। सेकेंड लेक्चर में आपको बाउंड्री बताया था, सराउंडिंग बताया था, बाउंड्री और इसका क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कुछ और पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें पहला है इनवर्स। इनवर्स होता क्या है? इनवर्स क्या होता है ये समझना बहुत ईजी है। अगर इनवर्स का बात करें तो मान लीजिए अगर ये मार्कर हमारा सिस्टम है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग है, तो दोनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? इनवर्स। तो इनवर्स इज द नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ, या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो जो हमारा फॉर्म्ड होगा उसे हम कहते हैं इनवर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। जैसे हम सिस्टम है, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है, तो हम किस में है? इनवर्स में है। तो इनवर्स इज द समेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, इज कॉल्ड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब कुछ और पॉइंट है जो आपको समझना है, जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। स्टेट ऑफ सिस्टम वैसे लेसन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक बटन और प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको पता चल जाए। तो देखिए बच्चों, स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है? तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट वी कैन से द कंडीशन ऑफ सिस्टम, द कंडीशन ऑफ सिस्टम इन विच सम मेजरेबल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब। यानी किसी सिस्टम का जो कंडीशन होता है और कुछ प्रॉपर्टी द्वारा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कंडीशन को, तो उसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और जिस कंडीशन द्वारा हम उसको डिस्क्राइब करते हैं उसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, जो उसको डिस्क्राइब करे, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी जो उसको डिस्क्राइब करेगा। जैसे अगर हमारे पास एक कंटेनर है, क्लोज वेसल है, और इस वेसल में गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यह वेसल कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर होगा, इसका प्रेशर होगा, इसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल होगा। तो ये वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सिस्टम का यानी गैस का, ये क्या कर रहा है? इसके प्रॉपर्टी को, इसके कंडीशन को मेजर कर रहा है, मतलब कर सकते हैं डिस्क्राइब कर रहा है। कितना वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, इतना नंबर ऑफ मोल है इस कंटेनर में, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। समझ गए बच्चों? तो इस कंडीशन को, ये जो लिखा गया, इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, लेकिन इसको बोलेंगे स्टेट वेरिएबल, और इस पूरे फिनोमेना को बोलेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे। जनरली अगर इन कंडीशन में, इन स्टेट वेरिएबल में थोड़ा भी अगर चेंजिंग करेंगे तो हमारा सिस्टम का स्टेट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सिस्टम का स्टेट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब देखें, अब बात करेंगे हम, अगर स्टेट ऑफ सिस्टम बात करें तो स्टेट ऑफ सिस्टम दो होता है, कि इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। एक इनिशियल में जो पहले होगा और जो लास्ट में होगा। मान लो वॉल्यूम कुछ था, वॉल्यूम चेंज कर दिया गया, तो इनिशियल में पहले वाला और फाइनल वाला वॉल्यूम चेंज करने के बाद, अब इसी को बना है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बना, आपको ध्यान देंगे, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? स्टेट फंक्शन का मतलब ही होता है किसी भी सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जो उसके इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करे, उसके पाथ पर डिपेंड न करे, यानी पाथ पर इंडिपेंडेंट हो। पाथ पर क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, उसके पास से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हमारे पास ए कोई है और ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है,
तो जिधर जैसे वैसे गया उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इधर से गया चाहे इधर से गया, कैसे भी गया कोई मतलब नहीं। हमें इस ए के इनिशियल यहाँ कंडीशन और जो बी के पास कंडीशन है फाइनल, इस पे डिपेंड करेगा, इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए बच्चों? इसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन बोलेंगे। जैसे एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। बाई T1 T2 हम लेते हैं। भाई अगर मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, तो आपका ये इनिशियल और क्या हो गया फाइनल, इस पे डिपेंड करेगा। ये पाथ पर निर्भर नहीं करेगा कैसे वो कैसे इधर उधर गया, उससे कोई मतलब। प्रेशर आपका स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। बहुत सारे इसमें है, ये सभी जो भी लिखा हूँ ये सब आपका स्टेट फंक्शन है, क्योंकि हमेशा यह वैल्यू इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है बच्चों। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप ही की बात करें, आप अपने स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो भाई घर आपका इनिशियल है, स्कूल आपका फाइनल। बाकी आप जैसे जाए, चाहे उसको होल करके चले जाए स्कूल, चाहे बस से जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे साइकिल से जाए, किसी रास्ते जाए, उससे कोई मतलब। हमें मतलब रहेगा घर से स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, यानी इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, तो चले मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। तो मान लें हमारे पास कोई सिस्टम ए है, ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है, ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। मान लिएगा इसका जो स्टेट फंक्शन है, द स्टेट फंक्शन ऑफ ए, स्टेट फंक्शन ऑफ ए, फाइ से रिप्रेजेंट फाइ मान लिया गया, फाइ इज द स्टेट फंक्शन ऑफ ए। क्लियर? इसी तरह बी का स्टेट फंक्शन ऑफ जो बी का है फाइ, उसको फाइ बी मान लेंगे। क्लियर? अब देखें, ए का स्टेट फंक्शन फाइ ए और बी का स्टेट फंक्शन फाइ बी मान लिया गया। बी भी है ना, ए भी है, फाइ ए फाइ बी। तो अगर हम बात करें इसका डिफरेंशियल लें, तो डी फाइ यानी फाइ का यानी स्टेट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के, क्योंकि हमारा इनिशियल ए है और फाइनल क्या है, फाइनल क्या है बच्चों, बी है। तो हम ए और बी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा, यानी फाइ ए इनिशियल और फाइ बी फाइनल और डी फाइ हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आता है, आप पढ़ेंगे फार्मूला, अगर dx है और यह x1 to x2 है, तो इसका मतलब होता है x लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2। तो इसका आंसर आता है x2 माइनस x1। सेम यहाँ भी वही यूज करेंगे, डी फाइ ए फाइ बी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फाइ लोअर लिमिट आपका फाइ ए, लोअर लिमिट फाइ ए, फाइनल लिमिट फाइ बी। क्लियर? अब इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल फाइ बी माइनस फाइ ए। ये इसका स्टेट फंक्शन आपका चेंजिंग द्वारा हुआ हो गया। अब इसी का हम पाथ चेंज करेंगे। अब पाथ में देखो यहाँ चेंज कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए फिगर पर। अब ए से स्टेट से बी गया, बी न जाकर बल्कि यह सी गया, कहाँ गया, सी। ए से सी गया, फिर से सी से आपका बी गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए से बी जा रहा है। अब यहाँ पर मैं इसका पाथ चेंज कर रहा हूँ, ए से सी, सी के फिर से बी, बी के पास ही गया, यहाँ भी इनिशियल ए फाइनल बी, लेकिन यहाँ पर देखिए सी भी एक आ गया। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, इतना ही इक्वल आएगा। चलो देखें, मान लें ए का स्टेट फंक्शन फाइ ए, सी का फाइ सी और बी का फाइ बी। क्लियर? तो अब हम इसके लिए ए और सी के बीच में बात करेंगे। ए और सी के बीच में जो चेंज होगा उसको देखें, ए और सी थोड़ा यहाँ में देखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिखाई दे रहा है ना? ओके, जो नहीं समझेगा कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। तो ए टू बी का बात करें, ए टू बी स्टेट में जा रहा है, या ए टू पहले सी बात करें, सी। तो अगर हम इसको देखें, इस फॉर्मूले में रखें, तो आप लिख सकते हैं डी फाइ हो गया, और डी फाइ का इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, फाइ ए लोअर और फाइ सी अपर यानी फाइनल, और डी फाइ। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब फाइ का एक और खास बात है, वहाँ ए से सी और फिर से सी से बी भी तो है, दोनों को मैं एक साथ जोड़ के ले रहा हूँ, और सी से बी भी कर दीजिए। ठीक है? अब इनको जोड़ेंगे प्लस, ऐसे यहाँ भी करेंगे। फाइ क्या हो जाएगा, सी, लोअर लिमिट सी है और अपर लिमिट क्या, फाइनल क्या है, बी है, और ये क्या हो गया, डी फाइ। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करें
तो इसको हम लिख सकते हैं फाई, लोअर लिमिट क्या होगा फाई ए, अपर लिमिट क्या होगा फाई सी, क्लियर, प्लस इस तरफ फाई, लोअर लिमिट क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ फिर से लोअर लिमिट फाई सी और अपर लिमिट क्या है फाई बी, ये आपका हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, फाई सी माइनस फाई ए और फाई बी माइनस फाई सी, अर्थात फाई सी माइनस फाई ए प्लस फाई बी माइनस फाई बी माइनस फाई सी, क्लियर। अब यहाँ माइनस फाइव माइनस सी और प्लस फाइव सी दोनों क्या गया, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा बच्चों, देखो फाइव ए माइनस फाइव ए अब प्लस फाइव बी, या इसी को लिख सकते हैं फाइव बी, ये माइनस उधर दो, फाइव सी फाइव ए, फाइव बी माइनस फाइव ए, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ओके। फाइव बी मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो मैं उसको उधर कर दिया, फाइव बी माइनस फाइव ए। अब ये देखो ये जो वैल्यू आया और जो एक स्टेप में जो एक ही वे में जा रहा है ए टू बी, इसका जो आया वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या है, देखो फाइव बी माइनस फाइव ए, फाइव बी माइनस फाइव ए। इससे प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, अगर उसका पाथ परिवर्तित कर दें तो जो वैल्यू इनिशियल और फाइनल का वो सेम होगा, वो बदलेगा नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मुझे ही, अब मान लो मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट में यहाँ सीधे चला गया इनिशियल फाइनल, फिर से मैं ऐसे घूमते हुए मार्केट गया, तो जो वैल्यू इनिशियल फाइनल एक रास्ते सीधे जाने में हो रहा है और जो घूम कर कहीं पाथ चेंज करके जा रहे हैं, उन दोनों में इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए अब ये से सी से बी, जिसके वैल्यू फाइव बी माइनस फाइव है, और यहाँ देखें इस वाले में, देखें इस वाले में आपका ए से डायरेक्ट बी, यहाँ भी ए से बी है लेकिन यहाँ पाथ में बदल दिया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है। सो आपका इसका भी फाइव बी माइनस फाइव, फाइव बी माइनस फाइव। इससे प्रूफ हो गया कि जो स्टेट फंक्शन होता है बच्चों, स्टेट फंक्शन वह पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर। केवल वह इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो आशा करता हूं आपको समझ आया, तो इसको नोट कर ले पहले, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। वेल स्टूडेंट, अब इसके बाद से हम बता दें, ये तो आपको समझ आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सभी आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यह केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करेगा। तो समझ आ गया बच्चों, ओके। कमेंट जरूर करेंगे बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। आपको रेगुलर आपको क्लास सब मिलेगा, और रेगुलर इस चैप्टर से स्टार्टिंग हो जाएगा। इसके बाद से थर्मोडायनामिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद से आपको इक्विलिब्रियम ऐसे करके स्टार्ट करते चला जाऊंगा। तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करेंगे, ओके। ये तो स्टेट फंक्शन हो गया। एक पाथ फंक्शन भी होता है, ये भी देखिए पाथ फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग समझ नहीं पाते भाई स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट का मतलब इनिशियल फाइनल, पाथ मतलब पाथ पर डिपेंड करेगा, यानी पाथ फंक्शन सिस्टम का वह प्रॉपर्टी है जो उसके पाथ पर डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ पर डिपेंड। अगर पाथ चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वो अलग अलग आएगा। जैसे अगर मान लीजिए पीवी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखें हमारे पास यहां से सिस्टम, एक्चुअली हमारे पास सिस्टम ए से आपका बी जा रहा है, ए स्टेट से बी, ठीक है बच्चों, ए से बी जा रहा है। अब इसी को हम चेंज करके, अब ए से बी डायरेक्ट न करके पहले ए से डी गया, अब फिर से डी से सी गया, फिर से बी गया। अब देखें थोड़ा ध्यान दीजिएगा एरो पर, एरो इधर है। अब यह ए से बी डी गया, डी से सी गया, सी से बी गया। यहाँ पाथ को मैं चेंज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर पाथ भाई एक है, यहाँ पर कई सारे पाथ आ गया। अगर इसमें वर्क डन का बात करें, वर्क डन मतलब आगे पढ़ेंगे, पी डेल्टा भी होता है वैसे, पी डेल्टा भी। तो वर्क डन का बात करें अगर इसमें, तो यहाँ से यहाँ सीधे वर्क डन ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्क डन देखो, यहाँ पर एक वर्क डन आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा, तब ना। तो वर्क डन जो है, जो W है, जो वर्क डन है, यह पाथ पर डिपेंड कर रहा है,
पाथ पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर भाई आप ही मान लो अपने स्कूल जा रहे हो, सीधे एक रास्ते सीधे चले गए, ठीक है भाई, वर्क लगा कुछ वहाँ स्कूल जाने में, अब उसी स्कूल को जाने के लिए आपको ऐसे घूमते 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 इधर उधर जाकर तब स्कूल पहुँचे, तो क्या दोनों में जो किया गया कार्य होगा क्या दोनों में इक्वल होगा? अलग अलग होगा। अर्थात जब पाथ हम चेंज करेंगे तो जो W का वैल्यू वर्क है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए वर्क इज अ नॉट स्टेट फंक्शन, इट इज द पाथ फंक्शन, क्योंकि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए आप लोग? गुड, इसे नोट कर लीजिए, वर्क इज द पाथ फंक्शन, क्योंकि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। पाथ बदलेंगे तो वर्क का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? गुड। अब हम बात करेंगे, इसके बाद मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। यानी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ये दो तरह का होता है बच्चों। एक आपका माइक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा, प्रॉपर्टी और ये भी प्रॉपर्टी। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आपको बता दें, इन दोनों में से कई बार पूछा भी है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स अबाउट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नॉट माइक्रोस्कोपिक। थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डील करता है, एक्सप्लेन करता है, माइक्रो लेवल एक्सप्लेन नहीं करता है। आखिर माइक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है? तो माइक्रो का मतलब सिस्टम, यानी द सिस्टम विच कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, समझ गए ना, कंपाउंड्स। यानी ये जो सिस्टम होगा, ये जो प्रॉपर्टी होगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स, हो सकता है आयंस, हो सकता है एक्सेट्रा। तो इसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अरे भाई थर्मोडायनेमिक्स एक एटम का थोड़ी स्टडी कर पाएगा। अब कंबक्शन ऑफ पेट्रोल डीजल है तो क्या उसमें एक एटम, एक मॉलिक्यूल का उसमें कंबक्शन होता है? तब तो उसे पता ही चल पाएगा इंजन चला कि नहीं चला, वर्क हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो लेवल पर हम बात करेंगे। ज्यादा अमाउंट में उसमें कंबक्शन होगा तब पता चलेगा या वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल को डील करता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा, लार्ज नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करेगा, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन जो एटॉमिक लेवल का बात करें, एटम के लेवल के बात करें, आइसोलेटेड एटम का बात करें, मॉलिक्यूल का बात करें, सिंगल, एक आध दो चार पांच हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का बात करें, दो इलेक्ट्रॉन का बात करें, प्रोटॉन का बात करें, न्यूट्रॉन का सिंगल, तो यह बहुत ही छोटा लेवल हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा डील्स नहीं कर पाएंगे, हम केवल माइक्रोस्कोपिक के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? जो आपके सिलेबस में माइक्रोस्कोपिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूलेंगे नहीं। समझ गए बच्चों? तो माइक्रो एंड माइक्रो दोनों डिफरेंस है। अब जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का, ये दो तरह के भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर आल्सो टू टाइप। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कौन कौन से बच्चों? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव बता रहा हूं अभी आपको, इसे नोट कर ले, पहले इसे नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। वेरी स्टूडेंट्स, तो जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, माइक्रो वाला, माइक्रो नहीं मैक्रो, वह दो तरह होता है। माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी है बच्चों, यह दो तरह का हम लोग स्टडी करेंगे। एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए समझिए क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको नोट करिए। पहले मैं थोड़ा इंक डाल लूं।
इस तरह दो तरह की प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसी से इसका डेफिनेशन बताऊंगा, तब आपको क्लियर समझ आएगा क्या मीनिंग होता है इसका। और ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव कई बार बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा है। तो चलो देखें, मान लें हमारे पास, थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए या एक ग्लास लिए, जो लिए एक कंटेनर जिसमें 100 ml वाटर ले लिया गया, 100 ml वाटर, ठीक है बच्चों, कितना 100 ml, अरे 1 लीटर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ स्पीड लैंप द्वारा, या जो भी आप यूज कर सकते हैं। स्पीड लैंप द्वारा इसको हीट किया गया। चलिए इसको हीट कर रहा हूँ और यहाँ थर्मामीटर भी लगा दिया। क्या लगा दिया? थर्मामीटर। तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आया, मतलब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो पानी तुरंत क्या होगा, वाटर क्या होगा, स्टीम में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल होना स्टार्ट होगा ना, एब्सोल्यूटली वो बॉयल होगा। अब फिर से इसी वाटर को एक और कंटेनर लिया और उसमें पानी का जो अमाउंट जो है 500 ml ले लिया, 500 ml, ध्यान दीजिएगा। फिर से इसको हीट किया, सेम कंडीशन, हीट किया, थर्मामीटर लगाया। तो क्या अब इसे हीट करेंगे, 500 वाटर में अमाउंट को बढ़ा दिया, तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जिसका 110 हो जाएगा, या इसका 5 गुना 5 टाइम्स हो जाएगा? बताइए। अगर 100 ml है तो 100 डिग्री, और 500 ml है, क्या इसका 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चाहे 1 ml लो, चाहे 1000 ml लो, चाहे कई लीटर लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वाटर के अमाउंट 1 ml लो या 10,000 लो, कितना भी लो, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। जो बॉइलिंग पॉइंट 500 ml का है, वही बॉइलिंग पॉइंट 100 ml का भी है, वही बॉइलिंग पॉइंट 1000 लीटर वाटर का भी होगा। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है, उस सिस्टम का प्रॉपर्टी, उस वाटर का प्रॉपर्टी है, जो अब साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें एक मालिक्यूल तो वाटर है नहीं। अरे भाई, एक मालिक्यूल है तो इसे टूटा रहेगा, बहुत सारे मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में है। इसका मतलब आप वाटर का अमाउंट बढ़ाओ या घटाओ, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट था वही वहां भी रहेगा। लेकिन अगर इस लिक्विड का नेचर बदल दे, इस लिक्विड का नेचर बदल दे, वाटर के जगह में एल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल CH5OH, तब हीट किया, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस आने लगा। इसका भी मात्रा बढ़ाए घटाए, इसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात जब हम लिक्विड का नेचर बदल रहे हैं, नेचर का मतलब एक वाटर है, एक एल्कोहल है, एक एसीटोन है, ऐसे बेंजीन है, एक्सेट्रा, जब लिक्विड का नेचर बदल दे, दूसरा लिक्विड ले लें, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक ही तरह का लिक्विड है, उसका अमाउंट कितना भी बढ़ा लो घटा लो, उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी किसी सिस्टम का वह प्रॉपर्टी, किसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का वह प्रॉपर्टी, समझ रहे ना, जिसका अमाउंट पर डिपेंड न करे, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड करता हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सीधे सीधे समझ रहे हैं ना भाई। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1 लीटर लो, 1000 लीटर लो, भाई फ्रीजिंग पॉइंट, या बर्फ लो, बर्फ फ्रीज होता है ना, सॉरी पानी फ्रीज होता है, तो पानी का अमाउंट कितना भी लो, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज, जितने फिजिकल चेंज हैं, बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये सब आपके एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, केवल वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पर। नेचर बदलेंगे तो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट? समझ आया? बहुत अच्छा। अब देखें, अब इसका बात कर ले एक्सटेंसिव का। इसको उल्टा होता है भाई, ये डिपेंड करेगा, इसका अमाउंट बढ़ाएंगे घटाएंगे ना तो ये भी बढ़ जाएगा। अरे भाई, ये भी बढ़ जाएगा, जब बढ़ाओगे अमाउंट बढ़ाओगे तो और ज्यादा। जैसे अगर इंटरनल एनर्जी बात करें, इंटरनल एनर्जी जितना छोटा उसका इंटरनल एनर्जी उतना ही कम, जितना बड़ा उसका इंटरनल एनर्जी उतना ही ज्यादा। अब जैसे
ये मार्कर इतना छोटा, इसका इंटरनल एनर्जी है इसका बहुत कम है, लेकिन बड़ा मार्कर लेने तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, यही वाला अगर हो तो। यानी जो अमाउंट पर डिपेंड करे, जिसका प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करे, अर्थात अमाउंट बढ़ाए घटाए तो ये प्रॉपर्टी में भी परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर बात करें वॉल्यूम, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? मान लें हमारे पास सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ पूरा, इस पूरे सिलेंडर का आयतन मान लेगा, वॉल्यूम मान लेगा V लीटर। क्लियर? अब इसको बराबर भाग में, दो भाग में इक्वली डिवाइड कर दिया गया, एग्जैक्ट दो भाग में। तो बताओ इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो होगा क्या V लीटर होगा, इसका भी V, इसका भी V, तो गलत हो जाएगा भाई। इसका कितना लेगा? V/2, और ये भी क्या हो जाएगा? V/2। यानी अगर इस गैस को दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसके अमाउंट को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। अगर इसमें मोलों की संख्या n हो, कुल मोलों की संख्या n हो, तो ये भी n/2 हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा? n/2, अगर इक्वली डिवाइड करें तो। लेकिन अगर टेम्परेचर ले ले, टेम्परेचर, तो जितना अगर T टेम्परेचर था, तो जितना टेम्परेचर यहाँ है उतना ही टेम्परेचर यहाँ भी जाएगा। यानी टेम्परेचर जो है अमाउंट इफेक्ट नहीं डालेगा। अब ये रूम है, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो इस रूम का टेम्परेचर यहाँ और वहाँ क्या अलग अलग होगा? दोनों का सेम होगा। तो वैसे ही टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। लेकिन वही वॉल्यूम हो गया, आपका नंबर ऑफ मोल हो गया, यह कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करा। आसान है कि नहीं बताओ बच्चों? आसान है? कमेंट जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। और देखो और भी एग्जाम्पल देखो, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, एंट्रोपी परिवर्तन हो गया। ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सब क्या है जी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, तो आपका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, समझ गए ना? कंसंट्रेशन टर्म, जो मोलारिटी नॉर्मलिटी आप लोग पढ़ेंगे, डेंसिटी, समझ गए ना? ये सब आपका कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यह अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी का बात करें भाई, लोहा है, आयरन का डेंसिटी फिक्स होता है, फिजिक्स में पढ़ते होंगे। आयरन चाहे 10 किलो लो, चाहे 1 करोड़ किलो लो, भाई डेंसिटी आयरन का वही रखेंगे। समझ गए? तो यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या हो गया बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे? गुड, इसको नोट कर लें। चलिए अब देखें, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आता है। अब क्या आता है सुने, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे मैं क्या बोला? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो रेशियो होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों का रेशियो तो हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव होगा। जैसे मोलारिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलरता क्या है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? मान लो हम कोई सॉल्यूशन बना कर रख दिया 1 m, 1 मोलर का। अगर इस सॉल्यूशन में 1 ml निकाल लें तो क्या इसके मोलारिटी में चेंजिंग हो जाएगा? नहीं, जो मोलारिटी था वही रहेगा। अगर 1 मोलर का सॉल्यूशन इसमें कोई यही का अगर इसमें डाल दे तो मोलारिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे ना? मोलारिटी में चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए मोलारिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मोलारिटी इक्वल क्या होता है? N/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ n इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का रेशियो मोलारिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास डिपेंड करता है बच्चों, बहुत डिपेंड करेगा। भाई ऐसे है, इसको 2 भाग में काट दो, आधा हो जाएगा, 4 भाग कर दो और कम हो जाएगा, तो मास डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
क्लियर बच्चों, समझ आया? ओके, नोट कर ले इसको। चलिए अब देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार बोर्ड क्या कंप्यूटिंग में पूछा है, वो हीट कैपेसिटी पूछा है। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी, ये आगे पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे हम आपको अच्छी तरह से। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मीन्स क्या? किसी भी कोई भी सिस्टम है, कोई भी मैटर है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट दिया जाए वही क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हम चाहते हैं इसका टेम्परेचर T है, हम चाहते हैं इसमें 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दें, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा ना, तो जो हीट देंगे वही क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी। अर्थात हीट कैपेसिटी C इक्वल क्यू अपान डेल्टा टी। अब यहां देखो, यहां जो मास इसमें नहीं है, तो मास चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब यहां देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब होता है इसमें जो सब्सटेंस लेंगे इसका अमाउंट 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी CS इक्वल क्यू अपान एम डेल्टा टी। अब देखो यहाँ एम डेल्टा टी, एम क्या है? फिक्स हो गया ना भाई, 1 ग्राम है, फिक्स है। 1 ग्राम कोई मटेरियल लोगे तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? फिक्स होगा। किसी एक निश्चित सब्सटेंस का 1 ग्राम ले लें तो उसका हीट कैपेसिटी निश्चित होगा ना, चाहे कोई भी हो। 1 ग्राम, अगर मान लो लोहे का हीट कैपेसिटी बात करें, बर्फ का हीट कैपेसिटी बात करें, तो 1 ग्राम के लिए हमेशा वो फिक्स होगा। समझ गए? तो इस तरह इसमें भी कंफ्यूज मत होना, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक हीट कैपेसिटी, एक मोलर हीट कैपेसिटी, 3 चीज होता है। तो आगे इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें Cp और Cv माइनस R जो मेयर इक्वेशन उसको भी मैं प्रूव करूंगा। तो आशा करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। समझ आया बच्चों? ओके, नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ये हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। इन 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे तो वो एक्सटेंसिव होगा, लेकिन जो आपका इंटेंसिव होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव प्रॉपर्टी, व्हाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या मैं पढ़ाऊंगा पहले समझ लें। आज मैं जो पढ़ाया क्या बताया आपको? स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये टॉपिक आज फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में कल अगले दिन मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जो टॉपिक्स है वो समझ लें। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत उसका मतलब आपको पता चल जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। और भी इस हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप उससे देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।